यार मेरे रील में मेरी एंट्री खराब हो गई है और वायर्ड वाली माइक से वाली साइड से खराब हो गई है, इसमें सारी एंट्री का मसला आ रहा है। सब रेडी हुई है हैं साल पिछली बार वो आई थी छोटी ईद के बाद, देख ले साल हो गया हैं। सही टाइम में लगवा लेगी। अरे सही है यार। तेरे पास एक दुकान है वो, उससे भी थोड़े से पहले वो आई थी मेरे ख्याल में। अभी हाइपर से लगा के देखी हुई मैंने। हाँ आहो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हो? कौन है? एहसन? यस सर। क्या भाई तुम्हारी क्लास कहाँ चली गई आज? स्टूडेंट्स ओनली? सर एक बात पूछनी थी। जी जी। सर गाइडेंस रीड की थी सर, इसमें बहुत कम लिखा हुआ है आपके साइट्स के मुताबिक सर, बाकी चीजें नहीं लिखी हुई। तो सर फिर क्या किया जाए सर? और बुक प्रेफर करेंगे या सर यही स्लाइड्स मैं को आपको हम कहीं रिकमेंड बुक करूंगा है? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे हैंडआउट्स अच्छा बस गाइडेंस का कलेक्शन बना लो। यस सर, यही कर रहा हूँ। हैंडआउट्स जो है ना, ये अराउंड एक बुक नहीं, ये 3 बुक्स कंबाइंड एक जो है ना आपको नहीं रहेगी। 2-3 बुक्स की सर लेकिन इतना टाइम तो नहीं होता कि गाइडेंस भी पढ़े और हैंडआउट से भी सारा लेक्चर तैयार करें। अच्छा, तो इसमें भी बहस, एक बहुत लंबी बहस है। तुम लोगों ने आज बहस करनी है कि पढ़ना है? पहले ये डिसाइड कर लो मेरे साथ। बहस करनी है बहस सर करनी है 50-50 सर 50-50 50-50। लेकिन मैंने आज ये डॉक्टर मुदस्सिर ने खत्म कर लिया अपना नर्व वाला पोर्शन। नो सर, नहीं अभी सर, थोड़ा सा डिजेनरेशन एंड रीजनरेशन रहती है। देखो पता क्या बात है, उन्होंने तो आगे डब्ल्यूबीसी पढ़ाना है तो उसमें वो अकोमोडेट कर लेंगे, लेकिन ये है कि मेरा आज मुझे नर्व खत्म किए हैं बिकॉज नेक्स्ट वीक में मैंने मसल फिजियोलॉजी स्टार्ट करनी है। तो चलो अभी इस पे हम बहस कर लेते हैं। मीन वाला बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, अराउंड 97 हुए हैं, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो ये है सर कि तो हमारा नेक्स्ट फिजियोलॉजी के टेस्ट है, उसमें मसल फिजियोलॉजी तो नहीं होनी ना? चलो नहीं डालेंगे, ठीक है। नहीं सर, वो पहले भी नहीं थी सर, वो डालेंगे तो सर ने कहा था पहले भी नहीं थी सर। वो पहले भी नहीं थी, बस कंफर्म कर रही थी मैं। उसमें आ जाएगा नर्व वाला, आ जाएगा पोर्शन पूरा आएगा।
आरबीसी जैसा नर्व और आरबीसी कराया है नर्व का, और मैंने भी जो कराया है बहुत जो क्वालिटी उसकी जो क्लासिफिकेशन है, उसकी प्रोपगेशन है, उसकी एक्शन पोटेंशियल आरएमपी है, एक्शन पोटेंशियल है, ये वाला सारा पोर्शन नर्व का उसमें इंक्लूडेड होगा, प्लस मेरा ख्याल है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होंगे। ऐसा ही है जैसे वैसे ही। बस ठीक है फिर। यानी अगला टफ है, थोड़ा सा और टफ एग्जाम होने वाला है और मजा आएगा। सही मैच पड़ेगा। सर बच्चों को तंग करके पता नहीं क्या मजा आता है। ये कौन है जिसको मजा सही कहे सर। कौन है? कमाल बात की सर, कमाल बात। कौन है? कौन ये? सर भाग गए। चलो मजा की आने की ये बात कह रहा हूँ कि देखो सिलेबस आपका हो जाएगा, और जो टॉप क्रीम है ऑब्वियसली जो फाइट कर रही है, ऑब्वियसली वो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये कि उसमें से एक चैंपियन निकलेगा, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। बाकी ये कि आप सबके लिए इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश की है, मैंने भी और डॉक्टर मुदस्सिर ने, कि हम अपने लेक्चर्स को ऐसा मॉडिफाई करें कि आप लोगों को जब आप बुक खोलो तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने कोई नई चीज पढ़ी है, या आपको यहाँ से ज्यादा नॉलेज ही मिलेगा, ज्यादा नॉलेज ही हम आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जहाँ बुक्स खोलोगे आपको कम ही चीजें मिलेंगी। सर जब उन्होंने ईद के बाद जाना है, मुझे लगता है सारा कोर्स हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, अभी बहुत बड़े बड़े जिन पढ़े हैं, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ी है, आपका पूरा कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी पढ़ी, जिसमें हार्ट फिजियोलॉजी सेपरेट है और पूरी सर्कुलेशन के अलग 14-15 हैं, अलग है वो। तो अभी तो बहुत चीजें पड़ी हुई हैं, अभी तो आप इससे घबराओगे, मसल तो कुछ भी नहीं है, नर्व मसल कुछ भी नहीं है उनके सामने। ठीक है, जो बड़े यूनिट्स कंसिडर होते हैं, बड़े यूनिट्स कंसिडर होते हैं, ब्लड आता है, रेस्पिरेशन आता है और सीवीएस सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा चैप्टर्स उसके। अगर आप हार्ट के करो तो 4-5 चैप्टर हार्ट के हैं, और उसके तकरीबन 18 से 20 चैप्टर बनते हैं सीवीएस के। कब होगा सर कंप्लीट सिलेबस? इंशाल्लाह हो जाएगा, मुकाएंगे, टेंशन ना लो। हार्ट किस महीने हो जाएगा? किस में? आपके सेंड अप से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सेंड अप्स कब है? अब सेंड अप्स जब भी डिफाइंड हैं, अब हमने ब्लॉक्स किए हैं ना, ब्लॉक वाइज चल रहे हैं। ब्लॉक 1 तक हमने ब्लॉक 1 का टारगेट कंप्लीट करना है, ब्लॉक 2 तक ब्लॉक 2 का करेंगे, फिर 3 तक 3 का हो जाएगा, उसके बाद आपका सेंड अप होगा, उसके बाद फिर आपका प्रॉफ होगा। ना डरें सर, पढ़ें सर। नहीं आप सर मेरी बात सुने, ये पहले कितनी छुट्टियां मिलती हैं हम लोगों को एक पेपर टर्म के से लिए? पहले अब ये डिपेंड करता नहीं है। प्रॉफ से पहले जो प्रॉफ होंगे। इंशाल्लाह आपको 20+ डेज मिलेंगे, महीना तक मिलेगा। ठीक है, एक मंथ देंगे आपको नोट में के लिए। सर ये इंटरनल असेसमेंट जब भेजते हैं थोड़ा एड किया जाता है हम लोगों को? क्या किया या जाता है? बस मतलब थोड़ा नहीं, वो बड़ी जेन्युइन बनाई जाती है। देखो अब हमने जब इंटरनल असेसमेंट बनेगी उसमें 20 मार्क्स हैं, हर आपका वेट टेस्ट आ रहा है, उसकी वेटेज है, उस टेस्ट में जो आपकी स्कोरिंग है उसकी परसेंटेज की जो आप रेंज आ रही है उसमें वेटेज आ रही है। ठीक है, 50 to 60%। 50 वाला पास है, 70 वाला भी पास है, लेकिन एज तो है 50 to 60 वाले को डिफरेंट पॉइंट स्कोरिंग मिल रही है, 60 to 70 वाले को डिफरेंट पॉइंट स्कोरिंग मिल रही है। तो इसलिए सीनियर्स ने कहा था कि सिर्फ पास हो जाना, एक आधे में कोई अच्छे नंबर ले लो। तो सीनियर्स की बात मान लो, फिर तुम सर वो डिस्टिंक्शन होल्डर है, हम सर वो फिजियोलॉजी के डिस्टिंक्शन होल्डर है, सर वो फिजियोलॉजी के डिस्टिंक्शन होल्डर है। मैं कह रहा हूं उनकी बात सुन लो, अगर वो डिस्टिंक्शन होल्डर तो आप भी उस पैटर्न को फॉलो करो। अगर उन्होंने आपको एक गाइड बताई है, अच्छी बात बताई है, उस चीज फॉलो करो, आप भी डिस्टिंक्शन होल्डर बनो। अगर उनके कहने से डिस्टिंक्शन होल्डर बन सकते हो तो यार 100 बिस्मिल्लाह आओ मैदान में। नहीं सर हम नहीं आ रहे, हम बैठे हैं। नहीं उनके कहने डिस्टिंक्शन होल्डर फिर बनो, फिर डिस्टिंक्शन आनी चाहिए। बात किसी की मान रहे तो फिर डिस्टिंक्शन आनी चाहिए, और वो डिस्टिंक्शन होल्डर उसकी क्वालिफिकेशन अगर है तो वो डिस्टिंक्शन आपकी भी आनी चाहिए। सर अब जुलाई में छुट्टियां होनी है। छुट्टियां किस चीज की? छुट्टियां चल रही हैं, अल्लाह का नाम ले सर, ये छुट्टियां हैं। पढ़ तो रहे हैं। होनी है सर, समर वेकेशन होनी है। चलो जी अब मेरी बात सुने, लेट्स बैक टू वर्क। अब हम ये देखने लगे हैं जी, अब आगे हम इसको चलाते जी। अब क्वेश्चन आंसर सेशन करें। सर सिलेबस ना कर लें, सिलेबस खत्म कर लें। चलो बीच में पूछते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। खैर ये जी क्या था, ये पता ही स्लाइड सबको पता है ना, मैं रिवाइज नहीं करने लगा। यस सर, ये कर चुके हैं पहले। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल,
इसकी इसकी डेफिनेशंस तशरीह सिंगल थी। किया भाई कि क्या कह रहे हो भाई? सर आई हैव अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बेटे? सर जब डीपोलराइजेशन होती है तो एन पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो अंदर मूव करते हैं ब्रेन के, और जब रीपोलराइजेशन होती है तो के पॉजिटिव जो होते हैं वो बाहर मूव करते हैं। तो कौन सा ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे के पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वो अंदर हाई कंटेन करता है? क्योंकि अगर ऐसे ये प्रोसीजर सिर्फ ये चलता है तो थोड़े इम्पल्सेस के बाद तो के पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कभी भी नहीं होती। आपके लीक चैनल्स उसको कंपनसेट कर रहे हैं, लीक चैनल्स। अच्छा ओवर द टाइम ओके लीक चैनल्स थैंक यू कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलें जी। ये चैनल्स थे, डिफरेंट टाइप्स थी हमारी। फिर उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंपिंग लिया, ये वाली भी चीज़ हमने कर ली थी। हम कहाँ तक पहुंचे थे? हाइपरपोलराइजेशन तक हम बात कर रहे थे, ऐसे ही है। जी कोई बता, बोलो। कोई नाम लो भाई, CR GR कोई नाम लें। इस तरह मजा नहीं आ रहा, आप लोग सारे चुप करके बैठे हो। जी CR कोई नाम लो जल्दी से बेटा, टाइम ना जाया किया करो। इमामा रऊफ। या बोलते नहीं हो? कल आपको पता है अबीरा एब्सेंट थी, मैंने वो लिख के भेज दिया अपने कंप्यूटर अटेंडेंट को, अबीरा एब्सेंट थी कल। सर मैं कब एब्सेंट थी कल? कल आप बोले नहीं, जब आपसे क्वेश्चन था आप नहीं बोले थे। सर परसों की बात है वो तो। जी परसों बात ही है, जब भी है। इमामा रऊफ कहाँ है? नोट कर लो नाम। नेक्स्ट नाम बताओ। आमना जावेद। वालेकुम सलाम। आमना जावेद हो आप? जी बेटा मुझे प्रॉपर्टीज बताओ एक्शन पोटेंशियल की जल्दी से। बोलो। रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन ये है कि टेल मी द लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सर शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑल और नन लॉ वो ओबे करता है, और रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, और अब्रप्ट एंड सडन इन ऑनसेट, और लिमिटेड मैग्नीट्यूड। चलो ठीक है, शाबाश। थैंक यू सर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं अब्रप्ट एंड सडन इन ऑनसेट, लिमिटेड मैग्नीट्यूड, शॉर्टर ड्यूरेशन, ओबेज ऑल एंड लॉ, शोज रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, ये फिर इनफ्लक्स और इफ्लक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद ये स्टेजेस थी डिफरेंट, डिस्टिंक्ट स्टेज है, डीपोलराइजेशन स्टेट है, फिर क्या भाई। जी कोई नाम बताएं। सर अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन की तो कल भी बारी आई थी, नहीं आई थी? अच्छा चलो, GR आप इधर हो? जी सर। बेटा मुझे सारी फेजेस एक दफा समराइज कर दो, शुरू से रेस्टिंग मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल से स्टोरी स्टार्ट करो और एंड पे हाइपरपोलराइजेशन तक आपने सारा एक्सप्लेन करना है। शाबाश। विद आयनिक बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यून एक्शन पोटेंशियल की 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज होती है रेस्टिंग स्टेट, दूसरी स्टेज होती है डिपोलराइजेशन स्टेट, और थर्ड स्टेज होती है रीपोलराइजेशन स्टेट। सबसे पहले जो एक सेकेंड, सबसे पहले जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज होती है उसमें द मेम्ब्रेन इज सेट टू बी पोलराइज, और यहाँ पे अभी हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन नेगेटिव पोटेंशियल होता है ऑफ -70 मिलीवॉट। यहाँ पे अभी कोई सोडियम या फिर पोटेशियम डेडिकेटेड चैनल्स खुले नहीं होते हैं। फिर अचानक से जब हमारे पास एक स्टिमुलस आता है, इनिशिएट होता है, तो दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर पे
हमारे पास थोड़ा सा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, और जैसे वो -55 मिलीवॉट तक पहुंचता है हमारे पास इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो जाता है, which is also said to be depolarization। तो यहाँ पे हमारे पास depolarization स्टेज स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं उनके जो अंदर वाले और बाहर वाले इनएक्टिवेटेड गेट होते हैं, इन और आउट एक्सपेक्ट पे वो खुल जाते हैं और हमारे पास इनफ्लक्स होता है ऑफ सोडियम। यहाँ पे हमारे पास जो फिर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है टू सोडियम वो काफी फोल्ड्स इंक्रीज कर जाती है और इनफ्लक्स होता है ऑफ सोडियम। This stage is known as depolarization stage। अब जब तक हमारे पास पॉजिटिव की तरफ मूव करता जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नॉट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जैक्टली, जस्ट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जीरो तक जब वो पहुंचता है दैट इज नोन एज depolarization। और जैसे ही जीरो से अक्सर लॉन्ग फाइबर्स में होता है बहुत ज्यादा जो है वोल्टेज बढ़ जाता है एंड इट गोस टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो हमारे पास पॉजिटिव 35 मिलीवॉट पहुंच जाता है। तो जब वो पहुंचता है दैट इज नोन एज ओवरशूट। अब यहाँ पर हमने पहले कहा कि हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक साइकिल ऑफ ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से चलता रहता है और हमारे पास जो सोडियम इनफ्लक्स है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से होता रहता है। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जब इतना वोल्टेज बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है कि फुल सोडियम गेटेड चैनल्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। वहां पे हमारे पास ये होगा कि इनकी क्लोज होने की वजह से ही हम कहते हैं कि रिपोलराइजेशन हैज स्टार्टेड। लेकिन जस्ट टू एनहांस द इफेक्ट ऑफ रिपोलराइजेशन एंड स्पीड अप द रिकवरी ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द पोटेशियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है दे ओपन। नाउ दे हैव ओपन। यहाँ पे हमारे पास जो है 500 to 5000 फोल्ड्स टाइम्स जो है हमारे पास मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है, नॉट परमिएबल एग्जैक्टली, खुल जाती है फॉर पोटेशियम आयंस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पोटेशियम आयंस का फ्लक्स होगा इन दो इफेक्ट्स की वजह से, एक क्लोजिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स एंड ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल्स जो हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास रिपोलराइजेशन स्टेज जो है वो हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि अक्सर ज्यादा हो जाती है, इफ्लक्स हो जाता है ऑफ पोटेशियम आयन जिससे ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। यहाँ पे हमारा रोल आता है ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप अब जो है अब जरा जो हाइपर पोलराइजेशन हो गई थी उसको वापस कंप्लीट रिकवरी करवाने में मतलब कि -70 मिलीवॉट तक पहुंचने में रेस्टिंग पोटेंशियल को मदद करता है। सो दीज आर बेसिकली द 3 stages of neuron action potential: resting stage, depolarization stage, and the last one is repolarization stage। चलो जी, वेरी शाबाश। ठीक है जी, इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसमें कुछ स्टेजेस में जो इन्होंने डेफिशिएंसी थी मैं बता दूं। सबसे पहले इसमें 3 की बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद एक से बात है दैट इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के बाद डीपोलराइजेशन होती है। ठीक है, डीपोलराइजेशन के बाद ओवरशूट अचीव होता है। ओवरशूट के बाद रीपोलराइजेशन अचीव होती है। रीपोलराइजेशन के बाद हाइपरपोलराइजेशन अचीव होती है और हाइपरपोलराइजेशन के बाद अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नई बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जब ये ओवरशूट अचीव हो जाता है और पोटेशियम के चैनल्स एक्टिव हो जाते हैं और पोटेशियम आयंस का ई फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, तो इस पॉइंट से लेकर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक एक सेगमेंट है, इसका एक नाम है। और इस आरएमपी के बाद जो नीचे वाला पोर्शन है इसका भी एक नाम है। किसी को पता है? इसका नाम तो पता होगा। हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, इसको हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं या इसको हम पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं या इसको पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल का नाम भी दिया जाता है। और जो ये वाला है अबव आरएमपी, इसको नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। सो इट इज दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन और negative after potential. This portion is called as hyperpolarization or positive after potential. ये याद रहेगा नाम? Yes sir. जी, ऐसा इसको एक दफा रीड कर दो आप ही। Yes. So negative and positive after potential. After depolarization is a slow repolarization phase which follows a rapid fall potential and extends up to attainment of the RMP level. It is called phase of negative after potential and lasts for about 4 milliseconds.
After reaching resisting level minus 70 millivolt, the potential further falls and becomes further negative, minus 72 millivolt. This phase is called hyperpolarization or phase of positive after potential. The sodium-potassium pump gradually reaches concentration gradients disrupted by action potentials. ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल का? किसी को प्रॉब्लम? हेलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, आज आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड पढ़ा दिया डॉक्टर मुदस्सिर ने? जी सर। चलो गुड, ये इंपॉर्टेंट है, यूएचएस का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, उसके बाद जी ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें वो शो हो रहा है। इसमें क्या शो हो रहा है? इसमें क्या शो हो रहा है? गेटेड चैनलाइजेशन। Sodium सर gate. सोडियम अन्य का के influx चैनल्स हो रहा एक्टिव सोडियम के गेटेड चैनल्स एक्टिव हो गए हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है तो कौन सी फेज है? Depolarization. ठीक है, और ये कौन सी फेज है? Depolarization. क्या हो रहा है? सर पोटेशियम चैनल पोटेशियम Efflux हो रहा है, potassium। और पोटेशियम चैनल ऑन हो गए हैं और पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट हो गया है, जबकि जो सोडियम के चैनल्स थे वो क्लोज हो गए। ठीक है, तो ये अब आपका है, इसको देखोगे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, इसमें अब 1 के अंदर के आउटसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज, इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज। फिर उसके बाद क्या हुआ? ट्रिगर मिला, स्टिमुलस मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ? लोकली सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो गया, इनसाइड बिकम्स पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम्स नेगेटिव। ये जो लोकल चेंजेस आ रही हैं ये फिर आगे कंटिन्यू करती हैं एक वेव की फॉर्म में। ठीक है, ये डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, ये इसी तरह इस पैटर्न में मूव करती है और एक वेव की फॉर्म में ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है पूरी नर्व्स के अंदर, पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर। इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये जो लाइट ग्रीन है दिस इज डीपोलराइजेशन एंड डार्क ग्रीन इज रीपोलराइजेशन। आप देखो सेगमेंट टू सेगमेंट वो जंपिंग हो रही है, सेगमेंट टू सेगमेंट वो एक बन रही है, डीपोलराइजेशन हो रही है, फिर रीपोलराइजेशन हो रही है, और ये पूरी वेव की सडन एब्रप्ट लेसर मैग्नीट्यूड है, सडन है, और एक वेव की फॉर्म में ये एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स है या इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो हैं ये मूव करती हैं आवर नर्वस सिस्टम और वो मैसेज कन्वे किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक दफा पूछा था किसी ने कि एट अ टाइम सारे सोडियम चैनल एक्टिवेट कैसे होंगे? तो ये कि वो सेगमेंट होते हैं, उस सेगमेंट के अंदर मैक्सिमम इन्फ्लक्स होता है, उस सेगमेंट के अंदर जितने होते हैं वो होते हैं, और ये वेव की तरह मूव करता है। सोडियम पहले इन्फ्लक्स करता है और कंपनसेट क्या करता है? पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वेव की फॉर्म में आगे मूव करता है आपका एक्शन पोटेंशियल। जी लोग जी कौन? सर ये जो आपने मीरब खान सर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है, ये जो आपने अभी एनिमेशन दिखाई है इसके अंदर एक पेयर मूव करा था डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से, तो अब नेक्स्ट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अगला पेयर स्टिमुलेट करेगा? ना 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 ना, ये देखो ये एक स्टिमुलस क्रिएट हो गया ना, ये वेव क्रिएट हो गई है और कंटेजियस होती है, ये पोर्शन टू पोर्शन जंप करके मूव करती है। जैसे आपको प्रॉपर पढ़ाई है उसमें सॉल्टेटरी कंडक्शन, ये तो नहीं होती कि हर नोड पे डिफरेंट नहीं स्टार्ट होती है, ऐसे नहीं होगा। एक दफा स्टार्ट हो गया, ऑल और नन लॉ है, जब एक दफा स्टार्ट हो गया तो पूरी वेव एंड तक जाएगी उसी स्पीड पे। स्पीड भी उसकी ज्यादा होती है माइलिनेशन के अंदर, की जो वेलोसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है और वो एंड तक जाती है, अपना मैसेज कन्वे करती है। ठीक है, ये नहीं कि वो एक सेकंड में हुई और वहीं पे खत्म हो गई। समझ आ गई है, वो तो मुझे समझ आ गई, मतलब पूरी वो ट्रैवल करेगी नोड टू नोड, उसके बाद एक नया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा न्यू के लिए। जी, और वो वहां पर थ्रेशोल्ड वहां पर आएगा, उस जगह को वो स्टिमुलेट कर सकता है जहां पर अभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए इसको जब वो एक्टिविटी हो रही है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब वो एक्टिविटी हो रही है उस सेगमेंट के अंदर वो ऑलरेडी अपना एक्शन चल रहा है, उसके अंदर ऑलरेडी डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन चल रही है, तो वहां पर कोई और नया स्टेटस भी अगर आ जाएगा तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता अनलेस कि वो दोबारा आरएमपी अचीव हो गया मोमेंट के अंदर। ओके सर। ठीक है जी, क्या नाम आपका? मीरब? यस सर, मीरब खान। चलो मीरब, ये वन बताओ क्या, व्हाट इज वन? शाबाश। सर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड दैट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में उसके आनिक बेसिस क्या? लीक चैनल्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, यस सर। व्हाट इज टू?
सर ये डीपोलराइजेशन जो है ना स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया है इसके पास। जी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू क्या होती है? शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपके कुछ वोल्टेज सोडियम चैनल्स एक्टिवेट हुए हैं। व्हाट इज 3? सर यहाँ पर पोलराइजेशन हो गई और मतलब कंप्लीटली जो है ना फाइबर के ऊपर सोडियम चैनल्स ओपन हो गए और इनफ्लक्स हो रहा है सोडियम का। ठीक है। व्हाट इज 4? सर ओवरशूटेड ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेटेड चैनल्स, क्योंकि वो ज्यादा ओपन हो जाता है तो इसकी वजह से वो ज्यादा सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और पोटेशियम कंटिन्यू टू ओपन स्टार्ट हो गए हैं खुलना। ठीक है। व्हाट इज 5? सर यहाँ पर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, यहाँ पर इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम और साथ साथ जो है ना लीकेज हो रहा है पोटेशियम का, ताकि उसके मेंटेन किया जाए लेवल। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस? सर ये नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल। वेरी गुड, शाबाश। व्हाट इज 6? सर ये हाइपरपोलराइजेशन हो गई है, क्योंकि जो सोडियम तो पोटेशियम के जो गेटेड चैनल्स ओपन हुए थे ना, उनका जो पीरियड होता है वो प्रोलॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ना ज्यादा इफ्लक्स हो जाता है पोटेशियम का, और वो उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ज्यादा नीचे उसका लेवल गिर जाता है, जिसकी वजह से मोर देन -70 मिलीवोल्ट पर चला जाता है। तो ये हाइपरपोलराइजेशन होती है और इसको आफ्टर पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल कहा जाता है। वेरी गुड, पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल का नाम। और 7 क्या है अगेन? वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीअचीव्ड। चलो, वेरी गुड जी। एसएन के और का नाम बताएं। सर एमन अहमद। एमन अहमद। जी एमन। एमन एब्सेंट है। नेक्स्ट बताओ कोई नाम। एमन एब्सेंट है जी। यार ये नाम आप लिखी जा रहे हो बेटा। अनाबिया बिशारत सर। अनाबिया बिशारत। यस सर। कौन है अनाबी? यस सर, मैं देखूं। अच्छा बेटे, आपसे सर आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अनाबी, आपसे क्वेश्चन ये है कि इस 2 फेजेस हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। अगर मैं बात करूं कि टेल मी अबाउट द परमेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आयंस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो मुझे बताओ ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन किस आयन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है और ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन किस आयन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है? सर डीपोलराइजेशन में सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो फिर सोडियम अंदर आते हैं, और डीपोलराइजेशन में पोटेशियम गेट्स होते हैं तो पोटेशियम बाहर जाता है। वेरी गुड, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज है और ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन पोटेशियम की परमेबिलिटी इंक्रीज है। तो ये परमेबिलिटी के रेफरेंस से, आयन चैनल के रेफरेंस से, कौन से आयंस का इनफ्लक्स हो रहा है, कौन से आयंस का इफ्लक्स हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से आ सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है बेटा। ड्रॉ एंड लेबल द ग्राफ ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन अ नर्व फाइबर रिफ्लेक्टिंग द आयनिक बेसिस ऑफ ईच फेज। ये आपको आना चाहिए सबको। ये मैंने बहुत अच्छा सबको बता दिया। किसी को प्रॉब्लम है अभी तो बता दो ये क्वेश्चन में। ये इट इज अ यूक्यू। नहीं है? नो सर। चलो, ये भी डायग्राम है जिसमें ये शो किया जा रहा है डिफरेंट फेज। जी कौन? सर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल का इतना समझ नहीं आया। बस देखो ये डायग्राम आप देख रही हो, यहाँ पर क्या ये ओवरशूट हो गया। ओवरशूट के बाद रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ तक रीपोलराइजेशन हो रही है आरएमपी तक। उसके नीचे क्या हो रहा है? हाइपरपोलराइजेशन। जो ये रीपोलराइजेशन है इसका दूसरा नाम है नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल और हाइपरपोलराइजेशन का दूसरा नाम है पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल। दैट्स इट। जी थैंक यू सर। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन एक दफा आया हुआ था, ग्रेडेड पोटेंशियल्स और एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंशिएट करें। ये मैंने आपको हैंडआउट्स में प्रोवाइड कर दिया। ये गाइड में नहीं लिखा हुआ था, ये शेरवुड के अंदर चीजें थी, तो मैंने शेरवुड से ग्राफ आपको दे दिया है। इसको आप लोग याद कर लें। ग्रेडेड पोटेंशियल्स और एक्शन पोटेंशियल्स में डिफरेंशिएट करना आया हुआ है यूनिवर्सिटी में, एक दफा आया हुआ है यूएचएस में। ठीक है, तो ग्रेडेड पोटेंशियल्स और एक्शन पोटेंशियल्स में डिफरेंशिएट के लिए ये मैंने आपको टेबल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, इसको आप याद करें। व्हाट इज कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल? जी पता है किसी को? Any concept of compound action potential? Anyone? बेटा ये डायमीटर से रिलेटेड। वेरी गुड। डायमीटर किसका? किसका डायमीटर?
सर वो नर्व फाइबर का देखो अब पता है कुछ ऐसे जगह हैं हमारी बॉडी में, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहां पर हमारा मेन ट्रंक जो है, नर्व ट्रंक, वो सप्लाई कर रही है। जैसे हमारा अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब अंदर जाओ तो वो हमारी नर्व्स आ जाती हैं। पता है आपको कौन सी नर्व होती है? मीडियन नर्व होती है, रेडियल नर्व होती है, अल्नर नर्व होती है, ठीक है, डिफरेंट नर्व है। लेकिन ये नर्व्स मेन ब्रांच तो कहीं से निकल रही है ना। जैसे ट्री होता है, ट्री की एक मेन ब्रांच होगी, 5 मेन ब्रांच निकली हुई हैं, उन 5 मेन ब्रांचेस की फिर आगे शाखें निकलती हैं। तो बॉडी में भी क्या हमारा नर्वस सिस्टम है, जो मेन ट्रंक्स हैं, मेन नर्वस सिस्टम, जो मेन चल रही है बड़ी नर्व, वो फिर आगे जाके उसमें से एंटर हो रही है, मेन हमारे लोअर लिम्ब के अंदर एंटर हो रही है, हमारे अपर लिम्ब में एंटर हो रही है, और उसके बाद फिर आगे उनकी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये बताने का पर्पस ये है कि जो मेन नर्व ट्रंक होती है, उस नर्व ट्रंक के अंदर डिफरेंट वेरिएबिलिटीज के नर्व फाइबर्स मौजूद हैं। और किसी नर्व ट्रंक के ऊपर अगर कैथोड ऑसिलोस्कोप को टच करेंगे तो हमारे डिफरेंट फ्लक्चुएशंस हमें मिलेंगी। तो साइंटिस्ट ने चेक किया कि डिफरेंट फ्लक्चुएशंस क्यों मिल रही हैं। वहां पर चेक करो तो वो एक तरह की फ्लक्चुएशन आती है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ओवरशूट मिल रहा है +35 वोल्ट। लेकिन जब हमने इस नर्व ट्रंक को टच करके देख रहे हैं और मेजर करके देख रहे हैं, तो वहां पर हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि वहां पर डिफरेंट फ्लक्चुएशंस मिल रही हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने ये बात की कि यहां पर डिफरेंट किस्म के डायमीटर के नर्व्स मौजूद हैं, और डिफरेंट डायमीटर नर्व्स जो होती हैं उस पर डिपेंड करता है उनकी वेलोसिटी। ग्रेटर द डायमीटर ऑफ द नर्व, द ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। और जिसका वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ज्यादा होगी, ऑब्वियसली उसका ग्राफ या उसका कर्व डिफरेंट आएगा। जिसका डायमीटर कम होगा, जिसके अंदर वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन स्लो होगी, ऑब्वियसली उसका जो ग्राफ है, उसका कर्व है, वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे जब हम चेक करते हैं नर्व ट्रंक, जिसमें एक एग्जांपल शियाटिक नर्व की है जो हमारे लोअर लिम्ब में है। आप लोगों ने लोअर लिम्ब पढ़ लिया कि अभी नहीं पढ़ा? पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ लिया आपने, शियाटिक नर्व क्या करती है? पूरे लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। मेन नर्व ट्रंक है जिसको कई लोग शियाटिक नर्व करते हैं, कई लोग उसको सियाटिक नर्व भी बोलते हैं। तो ये जो सियाटिक नर्व है, इसके अंदर मल्टीपल नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट डायमीटर्स के होते हैं। और ऑब्वियसली जब डिफरेंट डायमीटर हो गया है तो डिफरेंट उसकी जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन वेरी करती है। और जब उसको हम उसका ग्राफ करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट फ्लक्चुएशंस डेवलप होती हैं। ठीक है, ये एक टेबल था जो कि गाइटन में मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने ये आपकी इंटरेस्ट के लिए आपको दे दिया, जिसमें ए अल्फा फाइबर्स हैं, ए बीटा फाइबर्स हैं, ए गैमा फाइबर्स हैं, सी फाइबर्स होते हैं। तो डिफरेंट फाइबर्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कि उसमें डिफरेंट उसके जो डायमीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी 13 to 20 डायमीटर है। ए अल्फा फाइबर्स का सबसे ज्यादा डायमीटर होता है, तो उसकी स्पीड चेक करो कि 180 to 120 मीटर पर सेकंड तक उसकी स्पीड चल रही है। और जो सी फाइबर्स हैं जिसका डायमीटर बहुत छोटा हो गया, उसको देखो 0.5 to 2 मीटर पर सेकंड तक उसकी स्पीड चल रही है। तो ये डिफरेंट डायमीटर्स आप प्रूव करने की बात थी, ये कि डिफरेंट डायमीटर्स का पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से फाइबर्स हैं, उनके डायमीटर क्या हैं और वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन क्या है। अगेन अब इस ग्राफ के अंदर, टेबल के अंदर क्या कैसे इसको चेक करना है, एक्सट्रीम्स को याद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फाइबर का डायमीटर, कौन से फाइबर का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, किसमें सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है, किसमें सबसे कम है। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना आएगा, जिसमें आप ग्राफ बना सकते हो कि ये एक फ्लक्चुएशन है जिसमें ए अल्फा, ए बीटा, ए गेमा, ए डेल्टा और सी फाइबर्स की भी डिफरेंट फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। तो ये ऐसा जो ग्राफ डेवलप हो रहा है, हम लेबल करते हैं एज कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल, बिकॉज different diameter fibers are involved in the specific area. Due to that variability in diameter, the velocity of conduction is variable in that specific area, due to which the graphs or curves fluctuate with time. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा को? यस सर। ऐसा जिसको नहीं आता। जी, अब रोल ऑफ आयंस, कोई नाम लो जी, नाम। सर जोया उस्मान। जोया उस्मान। यस सर। बेटा जोया, मुझे बताओ, अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट आयंस इन एक्शन पोटेंशियल इन अ नर्व फाइबर? यू विल एक्सप्लेन इट। Sir, during depolarization, sodium ions का influx होता है, they come inside the brain, and during repolarization, potassium ions.
अब देखो इसमें पता क्या बात है, देखो इसमें अब हमने यहाँ पे बात हो रही आयंस की बात हो रही है। अब आयंस में आपने बताना सोडियम आयंस का रोल कहाँ पर है। सोडियम आयंस हमारे आरएमपी में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना जी, हमारा वो डीपोलराइजेशन में भी रोल प्ले कर रहे हैं जी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सोडियम आयंस को जब डिस्कस करेंगे तो हमने कहना सोडियम आयंस जो हैं वो हमारी लीक चैनल्स के थ्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और सोडियम का आयंस का जो डीपोलराइजेशन इसके अंदर लीक चैनल्स में रेफरेंस दिया है तो +61 मिलीवोल्ट का फ्यूजन पोटेंशियल या नर्स पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। और जब डीपोलराइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं तो उसका फ्लक्स होता है जिसकी वजह से +35 मिलीवोल्ट तक क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा पोटेशियम आयंस का रोल है, वो भी आप बता सकते हो। पोटेशियम आयंस भी किस में रोल प्ले कर रहे हैं, लीक चैनल्स के थ्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रोल प्ले कर रहे हैं। पोटेशियम आयंस रिपोजिशन फेज में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वहां पर पोटेशियम आयंस का ई फ्लक्स हो रहा है, या मैं पोटेशियम आयंस नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल फेज उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पोटेशियम आयंस हाइपर पोलराइजेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं या पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल में प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम चैनल्स जो हैं दे आर वेरी स्लो टू रिस्पॉन्ड, स्लो टू क्लोज, दे stay open after achieving the RMP. That's why the continued efflux of potassium ions, that's why it creates the hyperpolarization phase. तो इस तरह आप लोग डिफरेंट एक्सप्लेन कर सकते हो। बात एक, कहानी एक ही है, उसको बनाने का तरीका डिफरेंट होगा। जब वहां पे फेजेस में जाएंगे तो वहां पर उस एस्पेक्ट से बात करेंगे, ड्रॉ करके बात करेंगे। जब आप आयंस की बात करोगे तो आयंस का रोल कहाँ कहाँ पर ग्राफ में आ रहा है उसको आप एक्सप्लेन करोगे। समझ आ गई सबको? जी Yes, sir. Yes, sir. जी। अब एक नई ये कैल्शियम, जी पढ़ो इसे। सर मैं कौन है बेटा नाम? जोया जी जोया, आप भी पढ़ लो। Impermanent negatively charged ions responsible for net negative charge inside membrane when there is a deficit of positive potassium ions inside membrane. Calcium ions were voltage gated calcium ions responsible for platformation and action potentials of cardiac muscles. Excess of calcium ions inside membranes suppress the activity of sodium ions, thus decrease excitability. So मैंने आप लोगों को एक स्टोरी बताई थी कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग था सोडियम, उसके बाद था कैल्शियम, पर था पोटेशियम। सो आपका जब कैल्शियम आ जाता है तो याद रखना कि कैल्शियम जब आता है तो वो अपनी फेज एक क्रिएट करता है, स्पेशल फेज है। एक्चुअली होता है ये कि आरएमपी होता है, आरएमपी के बाद डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन स्टार्ट होने लगता है ना, तो फिर क्या होता है, कैल्शियम आ जाता है। मैंने आपको कहा था कैल्शियम और जब पोटेशियम का मुकाबला करेंगे तो कौन जीतेगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या कहता है उसको कि पोटेशियम कहता है कि अभी अपना काम बंद कर दो, अभी पहले मैंने अपना काम करना है उसके बाद तुम करोगे। तो डीपोलराइजेशन के फौरन बाद एक नई फेज जनरेट होती है जो कि कैल्शियम जनरेट करवाता है, इट इज प्लेटो फेज। कैल्शियम डीपोलराइजेशन से पहले क्यों नहीं जनरेट किया उसने? कुछ कर सकता था क्योंकि तब सोडियम था ना, तो सोडियम की मौजूदगी में तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो सोडियम ने जब अपना काम किया तो फिर उसके बाद कैल्शियम ने अपना काम किया है। इसमें भी स्टोरी इस तरह है कि ये मैं आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ कि इनिशियली देखो कि यहाँ पर सोडियम ने काम किया, डीपोलराइजेशन क्रिएट हो गई है, उसके बाद इनिशियल रीपोलराइजेशन होता है, पोटेशियम अपना काम शुरू करता है, इनिशियल रीपोलराइजेशन होती है, लेकिन उसके बाद कैल्शियम के चैनल्स ऑन हो जाते हैं, स्लो सोडियम चैनल्स ऑन हो जाते हैं, कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हो जाता है। जब कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है तो वो जो डीपोलराइजेशन मेंटेन हुई है उसको वो सस्टेन करता है, ठीक है। सोडियम का काम भी क्या है? अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करना। कैल्शियम का काम भी क्या है? अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करना, डीपोलराइजेशन को फेवर करते हैं। जबकि पोटेशियम क्या करता है? डीपोलराइजेशन को अपोज करता है, वो रीपोलराइजेशन करवा रहा है। तो यहाँ पर इनिशियल रीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद क्या होता है? स्लो कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि उसको सस्टेन करते हैं डीपोलराइजेशन को। उस सस्टेन्ड फॉर्म को हम प्लेटो का नाम देते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल्स। और उसके बाद जब हो जाता है खत्म, कैल्शियम का काम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद फाइनल रीपोलराइजेशन होती है। फिर पोटेशियम को मौका दिया जाता है कि पोटेशियम के चैनल्स ऑन हो जाएं और पोटेशियम का ई फ्लक्स स्टार्ट हो जाए और उसके बाद वो अपना वापस आरएमपी मेंटेन हो जाए। तो आप ये देख सकते हो कि जब कैल्शियम आ जाता है तो कैल्शियम के साथ एक नया एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है जिसको हम लेबल करते हैं प्लेटो फेज वाला एक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी, इसको एक बार दें जी। कोई वो लड़के का नाम, कोई लड़के सारे छुपे कहाँ हैं? सारे लड़के हैं एहसन, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है एहसन अली।
ये तो CR है। सर वो मैं मोहम्मद हसन सर एसएन अली। अच्छा चलो एहसन अली बोलो भी। Action potential with retroaction potential are present in ventricular muscle fibers. The excited membrane does not depolarize immediately after depolarization in smooth muscle. Slow calcium channels allow calcium ions to enter in nerve fiber are responsible for plateau. ठीक है जी, अब आपकी ये प्लेटो के अंदर क्या हुआ कि वो स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट हो गए, जिसके रिजल्ट में आपकी प्लेटो की फेज हो गई। तो ये याद रखना कि डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन के बीच में एक फेज क्रिएट हो रही है, दैट इज प्लेटो फेज, और इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल्स। ठीक है जी। कॉज क्या है? फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड स्लो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम सोडियम चैनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्लेटो फेज। पढ़ दो इसको भी। Cause of plateau potential in ventricular muscle, two channels are present: fast voltage gated sodium channels, slow voltage gated calcium sodium channels. The opening of slow calcium sodium channels mainly allows calcium ions to enter the fiber, which is mainly responsible for plateau. चलो ठीक है मेनली। अच्छा जी, अब प्रॉपर डॉक्टर मुदस्सिर ने करा दिया आप लोगों को? जी सर। आज करा दिया कराइए आज करवाइए। आज करवा दिए ना, बस ठीक है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ये करवा दिए उन्होंने। ठीक है, समझ आ गई है सबको? हेलो। यस सर। यस सर। समझ आ गई है? बस ठीक है। यस सर। सर एक ओवरव्यू दे दे। ये कौन है ओवरव्यू? अभी आधा घंटा पहले डॉक्टर मुदस्सिर ने कराया, फिर भी मैं ओवरव्यू एक दफा पढ़ो, समझ आ जाएगी। या मेरी साइड में भी चीजें लिखी हो, उसमें भी उन्होंने भी बताई हैं, तो वो आपको समझ आ जाएगी। सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है, इसमें कुछ थी जो कि गाइटन में नहीं है, मैंने वो डाली है। ये जैसे एक डायग्राम है, ये आप डायग्राम देख लो, ये आपको बहुत अच्छी लगी है। वेंडर फिजियोलॉजी में मैंने अभी निकाली है, आज ही मैंने डाली, क्योंकि मैंने जो आपको चीजें दी उसमें शायद नहीं है। इसकी पिक्चर ले लो, ये वेंडर फिजियोलॉजी से निकाली, इसकी पिक्चर ले लो। सर आपने हमें इस चैप्टर की स्लाइड्स नहीं है। मैंने दे दी नहीं है आप लोगों को बेटा। किधर से? नहीं तो फिजियोलॉजी वाले ग्रुप में आ गए, ग्रुप में तो नर्व फिजियोलॉजी डॉक्टर मुदस्सिर वाली आई थी। जी यार हरमैन, पनिशमेंट मिलेगी। किस चीज की? तू ना रट्टे लगाने में इतनी बिजी होती है, तुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम बुक खोलते हैं सर। चलो खोल दो फिर, ना देखो मेरे नोट्स, ठीक है? नोट्स इधर नहीं देखना तुमने, बुक खोलो। ठीक है भाई, पिक्चर ले ली है सबने? ले ली पिक्चर? बेटा GR मैंने वो पोस्ट कर दी है, मैं आप उधर ग्रुप में जिसके अंदर देखो। जी सर, मिल गई है। ठीक है चले। अच्छा जी, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स। अब माइलिन शीथ कौन बना रहा था? श्वान सेल्स बनाते थे, आपने अभी पढ़ाया डॉक्टर मुदस्सिर ने सारा कुछ। इसको जरा एक दफा पढ़ दो, ये मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी थी। MS क्वेश्चन आ सकता है कि डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसको एक दफा पढ़ दो बेटा, आप भी पढ़ दो। Demyelinated disorders. Diseases known as demyelinating disorders. The myelin sheath deviates in multiple sclerosis. Scattered progressive demyelination of axons in the central nervous system results in loss of motor control and sensory defects. The neuropathy common in severe cases of diabetes mellitus is caused by the demyelination of peripheral axons. सो आप ये देख सकते हो कि जो माइलिन शीथ जहाँ है उसकी डीमाइलिनेशन हो रही है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शुगर पेशेंट्स आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, हमारी इतनी कॉमन हो गई, वे फैमिली में पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो जाती हैं, उनको टिंगलिंग सेंसेशंस फील ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं लगता कि हमारे पाँव में जूता है भी कि नहीं। ठीक है, वो क्या हुआ कि जो उनकी नर्व्स हैं, न्यूरोपैथी, वहां पर इतनी वो शुगर की पोजीशन स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे जो उसकी जो माइलिन है उसमें डैमेज होना शुरू हो गया, उसकी डीमाइलिनेशन शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वो सेंसेशंस मिलती ही नहीं है। ठीक है, वो लोकली बनती है, लोकली खत्म हो जाती है, पहुंचती नहीं। एक तो ये कॉज है, और दूसरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसमें भी क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन हो रही है एक्सॉन्स की, जिसकी वजह से लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल एंड सेंसरी डेफिसिट्स आते हैं। तो आपने याद रखना कि डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर्स में एक MR नाम याद रखना है। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस,
ठीक है, और दूसरा आपने शुगर में डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर जो प्रॉब्लम होती है ये आ रहा है। ठीक है, अब एक और चीज ये भी पढ़ दें भाई, ये कुछ नाम्स हैं, ये बेसिकली एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यूज हैं बेटा, ये नाम जितने आ रहे हैं ये एमसीक्यू हैं। जी पढ़ दो। कौन सा? हरमैन किसी का नाम रिकमेंड करो आप। मोहम्मद एहसन। मोहम्मद एहसन अभी तो है। नहीं सर, वो दूसरा था, मैं सीआर की बात कर रही हूँ। अच्छा चलो जी, सीआर आओ जी मैदान में। The generation of action potentials is prevented by local anesthetics such as Procaine, Novocaine, and Novocaine. Xylocaine, because these drugs block voltage-gated sodium channels, preventing them from opening in response to depolarization. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि पेन होती है कोई तो आपको कहते हैं ज़ाइलोकेन जेल लगा लो, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो पेन होती है तो वही ज़ाइलोकेन जेल वगैरह लगवाते हैं, कोई प्रोसीजर्स करने होते हैं, छोटे प्रोसीजर्स करने होते हैं, ये लोकल एनेस्थेटिक्स ये चीजें यूज की जाती है कि वो लोकली सोडियम चैनल्स को जो ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो पेन सेंसेशन क्रिएट ही ना हो, सही ना हो, और वो बंदे को पता नहीं लगता। ठीक है, सर ये नमनेस के लिए होती है? इसके लिए लोकली बनती है, लोकली लगाते हैं और थोड़ी देर के लिए होती है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता। ठीक है, थोड़ी देर के लिए होता है ये सिर्फ। जी आगे पढ़ें बेटा एहसन। Sir, without action potentials, graded signals generated in sensory neurons in response to injury, for example, cannot reach the brain and give rise to sensation of pain. ठीक है जी, ये भी पढ़ दो। ये Sir, sodium and क्वेश्चन आए थे, एमसीक्यू का आया था, सोडियम चैनल ब्लॉकर के कौन से नाम बताएं और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है उनका नाम बताएं। ये एक दफा आया हुआ है तो इसलिए ये आपकी गाइडन में भी लिखा हुआ है जी। टेट्रोडोटॉक्सिन सोडियम चैनल ब्लॉकर है और टेट्राएथाइल अमोनियम जो है दैट इज द पोटेशियम ब्लॉकर। ये दो ब्लॉकर्स के नाम सिर्फ आपको याद होने चाहिए। अब ये सारे देखो इस तरह मैं आपको बता, ये एमसीक्यू आए हुए हैं यूएचएस में, इसलिए मैंने आपको ये पिन पॉइंट किया यहाँ पर। ये मुझे आगे एक नई इंटरेस्टिंग चीज मिली, आज मैं रीड कर रहा था तो मैंने ये ऐड कर दिया है। जी पढ़ो इसको सीआर। Some animals produce toxins, poisons that work by interfering with nerve conduction, same way that local anesthetics do. For example, some organs of the puffer fish produce an extremely potent toxin, tetrodotoxin, that binds to voltage-gated sodium channels and prevent the sodium component of the action potential. In Japan, chefs who prepare the delicacy are specially trained to completely remove the toxic organs before serving the pufferfish dish called fugu. Individuals who eat improperly prepared fugu may die, even if there's only a tiny quantity of tetrodotoxin. ठीक है, तो आप जाएं जब आप जाएं तो वहां जाके जो फुगू डिश है उसको ध्यान से खाएं। ठीक है, उसमें क्या होता है? ऐसा रिस्की क्यों ले सर? बस वो रिस्क लेते हैं, उनको कोई इसमें है ना, उनको डिलीशियस लगती होगी चीज, उसका टेस्ट है, तो वो स्पेशली जो उनके शेफ्स हैं वो उसमें स्पेशलिटी है कि वो प्रॉपरली सारे टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं और उनकी डिश है फुगू जो इसमें पफर फिश से वो बनती है, तो उसको वो क्रिएट करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे आज मिला था। मैं आज दूसरी एक और बुक पढ़ रहा था, उसमें मैंने कहा चलो ये आप लोगों से शेयर करूं मैं रिगार्डिंग टेट्रोडोटॉक्सिन। ठीक है जी। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स ये क्या होंगे? इसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स में प्रोकेन, टेट्राकेन, लाइडोकेन, ये सारे क्या हैं? लोकल एनेस्थेटिक। आपने देखा होगा फुटबॉल आप लोग खेलते हैं ना? देखते हैं कि खेलते? मोस्टली लोग देखते हैं। आपने देखा होगा जब वो इंजरी होती है क्रिकेट में, स्पोर्ट्स के अंदर कोई इंजरी होती है तो आपने देखा होगा वो भागता हुआ एक बंदा आता है और वो स्प्रे मारता है, वो स्प्रे करता है और फिर बंदा ठीक हो जाता है। मैजिक स्प्रे क्या करता है? मैजिक स्प्रे में कर क्या है? वो बेसिकली उसके सोडियम चैनल ब्लॉक कर रहा है। सोडियम चैनल जो है उनको ब्लॉक कर रहा है ताकि उसकी पेन सेंसेशन पहुंचे ही ना, उसको पेन जो हुई है लोकली वो पेन उसको ना मिले और वो मीनवाइल थोड़ी देर खेल ले। और ठीक है, तो ये लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोकेन, टेट्राकेन, लाइडोकेन ये यूज किए जाते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं उसकी एक्साइटेबिलिटी और पेन नहीं होती है उसको। ठीक है जी। ये क्या है? पढ़ो। So when there's defect of calcium ions, टाइटल तो पढ़ दो। टेटनी सर। टेटनी। Yes, sir. टेटनी में क्या हो रहा है? हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। Yes, sir. When there is deficit of calcium ions, आपको पता है कि हाइपो सोडियम की अगर कम हो जाए उसको क्या कहते हैं?
शाबाश। सोडियम का लेवल कम हो जाए उस कंडीशन को क्या कहते हैं? Anyone in the class? हाइपोसोडियमीनिया। वाह वाह वाह, ये किसने बताया? हाइपोट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। ये हाइपोनेट्रीमिया किसने बताया? शाबाश। कौन मैंने, कौन है मैंने का नाम होता है कोई? सर ज़ैनब मुबशर। ज़ैनब मुबशर, शाबाश बेटा। Na नाम ही इसे है, उसको सोडिनीमिया कौन कौन बना रहा था? सोडिनीमिया नहीं होता, हाइपोनेट्रीमिया होता है, और अगर ज्यादा हो जाए तो हाइपरनेट्रीमिया होता है। और पोटेशियम अगर कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोकेलीमिया। वेरी गुड, हाइपोकेलीमिया। और अगर ज्यादा हो जाए तो हाइपरकेलीमिया। और कैल्शियम अगर कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया। और इंक्रीज हो जाए तो हाइपरकैल्सीमिया। वेरी गुड, शाबाश। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है जी। हाइपोकैल्सीमिया के रिजल्ट में क्या हो रहा है बताएं आगे। Yes, sir. So when there is deficit of जी पढ़ो, बोलो। So when there is deficit of calcium ions, the sodium get activated with very little increase in action potential from normal. Nerve fiber become highly excitable, repetitive action potentials, tetanic contractions of the muscle. ठीक है, वैसे ये डिटेल इंशाल्लाह हम आपको उधर मसल में मैं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर कैल्शियम के रेफरेंस बताना कि न्यूरोनल स्टिमुलेशंस जो हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं, रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाते हैं हाइपोकैल्सीमिया के अंदर, जिसमें आप लोग देखते हो कि टेक्निक कंट्रैक्शंस कभी फीलिंग किसी को, वो हम कॉमन जुबान में क्या कहते हैं? हमारे कॉमन जुबान में बड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं पाकिस्तान में। खिलियां हैं? खिलियां तो अस्तगफार। कड़ाल क्या बना दिया, बना दिया। ऐसा लग रहा है कोई सब्जी की डिश बनी है, खिलियां। सर आपने लोग सामने बता दिया। ईसीजी को क्या कहते हैं? वो क्रैम्प्स होते हैं। ईसीजी का लोकल वर्ड ईसीजी। चढ़ गया सर, मसल चढ़ गया, पट्टा चढ़ गया है। ईसीजी का लोकल वर्ड क्या है? ईसीजी का तो क्रैम्प्स में अंदर से वाह वाह वाह, ईसीजी का लोकल वर्ड है एंजियोग्राफी। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे बेटा, आप बहुत तरक्की करोगे। सर बाहर जो बोलते हैं उसमें तो यही बताया है। ईसीजी कहते हैं ना, निकालते हैं जो ईसीजी, इसमें पी वेव सारी वेव आ रही होती हैं। पेपर होता है ग्राफ पेपर, उसमें निकलती ईसीजी। भूल गए हो? देखी नहीं कभी? इसका लोकल नेम बताओ। उधर आप जाओगे किसी गांव में, जाओगे तो गांव में जाके क्या कहोगे जी? वो कहेंगे ईसीजी निकाल। दिल का अल्ट्रासाउंड। हाय, दिल का अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर साहब दिल का अल्ट्रासाउंड करें। दिल के करंट, वाह। दिल की धड़कन, दिल के प्लग चेक कर, दिल के प्लग चेक कर दे। हाँ, दिल की धड़कनें, दिल की धड़कन चेक करनी है क्या? सर आप हम डॉक्टर्स पे हंस रहे हैं। मैं हंसी ना, मैं खुद डॉक्टर हूँ यार। ऐसी बातें क्या हो गया है? तुम लोग तो ऐसे सेंटी हो जाते हो जैसे कोई पता नहीं बंदा बाहर से आके तस्लील कर रहा है। हाँ, ईकेजी सर, ईकेजी। ईकेजी कौन गए? यहाँ तो कसूर में जा वहां ईकेजी बताएंगे। इसको कहते हैं, सही आपने बोला, वर्ड यूज सही कर रहे थे, दिल के करंट। और इसको यूज करते हैं दिल की पट्टी। ठीक है, तो दिल की पट्टी निकाल दे वो डॉक्टर साहब। नीची लाइन है। दिल की पट्टी जो है ना वो निकालते हैं। तो इसलिए डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे अभी टेटनी हो गया, कहते हैं ना वो मेरा आंख फड़क रही है। ठीक है, वो मेरा आज पता नहीं दाई आंख फड़क रही है, ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो वो आने वाली है, इसका मतलब पप्पू आने वाली है। अच्छा, पप्पू आने वाली है, इसलिए दाई आंख, कभी आंख अगर फड़क रही हो तो फिर क्या होता है? वो खाला आने वाली है, खाला आने वाली है। अच्छा, चलो जी, गुड। ये आप लोग, आप हमारी सुपरस्टिशियस हम लोग हैं। खैर, ये टेटनिक कंट्रैक्शंस ये होती हैं। फिर बाजी, ये क्वेश्चन मुझे बड़ी खुशी हुई थी। ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन, जिस तरह मैंने अभी ये टेट्रोडोटॉक्सिन आज नई चीजें आपको डाल के दी है, इसी तरह मैंने एक क्वेश्चन 2 years बैक मैंने टॉपिक मिला था, ये वेंडर फिजियोलॉजी में था, गेनोंग में उन्होंने बाद में डाला है। तो ये टॉपिक में डाल दिया जो कि किसी को नहीं पता था, और ये क्वेश्चन यूएचएस में आ गया और मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन। बच्चे बड़े आए थे, सर किसी को नहीं आता था, हमें पता था कि व्हाट आर न्यूरोट्रोफिन्स। अब जब नर्व डैमेज हो जाती है, जब उसकी डीजनरेशन हो जाती है, तो कुछ फैक्टर्स हैं कि लोकली प्रोड्यूस होते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि वहां पर उसकी रीजनरेशन क्या है, उसको वापस नॉर्मल किया जाए। तो उसमें नर्व ग्रोथ फैक्टर है एनजीएफ
ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोफिक ग्रोथ फैक्टर है, न्यूरोट्रोफिन 3 है, न्यूरोट्रोफिन 4/5। ये 5 फैक्टर्स जिनको हम न्यूरोट्रोफिन्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वहां पर, उसकी न्यूट्रिशन वगैरह में हेल्प करते हैं और वहां पर एस्ट्रोसाइट्स श्वान सेल्स की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रोफिन्स जो हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं। ये सबको पता अब लग गया? यस सर। जी, आप मुझे ये बताएं बेटा, कोई नाम लें, शाबाश। सर राबिया तुफैल, किधर है राबिया तुफैल? सर उसकी ऑडियो इश्यूज हैं, उसने मुझे मैसेज किया था। तो किस नाम कोई लेना? और बेटे, वो कहाँ है? लड़के किधर गायब हुए में आज? ऐसा तुमने सारे लड़कियों के आज नाम लिए हैं चुन चुन के, ऐसा ही है जी यार? सर मोहम्मद वलीद, जो ए से नाम आ रहा मोहम्मद वलीद। है, एक मैंने जेड नीचे से से लिया भी था। चेक करना, ऊपर ऊपर ए वाले ढूंढी जा रहे, नीचे से भी नाम निकालो। बच्चे इस तरह छुपे रहेंगे, उनको ढूंढो। सर मोहम्मद वलीद। मोहम्मद वलीद जी, मोहम्मद वलीद, मोहम्मद वलीद कराची वाले। सर इसलिए लड़कों का नाम नहीं लेते। तो नाम लिखे गए ना, लिस्ट बना रही हो ना आप जिया एब्सेंटीज की? जी नहीं सर सर हैंड फ्री लगा रहा था। हैं? सर हैंड फ्री का इशू था। हैंड्स फ्री का इशू था? जी सर। चलो मोहम्मद वलीद, जी सर। मुझे बताओ यार, ये नर्व जब डैमेज हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? वो वापस उसको सपोर्ट देने के लिए क्या चीजें हैं जो यूज होती हैं? सर न्यूरोट्रोफिन्स रिलीज होते हैं सर। न्यूरोट्रोफिन्स उसके डैमेज को सर रिवर्स। अच्छा, कौन से सेल्स माइलिनेशन शीट माइलिन कौन से सेल्स बनाते हैं? सर श्वान सेल्स। श्वान सेल्स कैसे बनाते हैं? खड़े रहते हैं कि घूमते हैं? सर सर अपनी जगह फिक्स पैटर्न क्या होता है? सर्कुलर पैटर्न में श्वान सेल्स मूव करते हैं। डॉक्टर ने बताया नहीं था आपको? एमसी को आया हुआ है आज, बताया सर्कुलर पैटर्न्स में मूव करते हैं, इसेंट्रिक सर्कल्स में मूव करते हैं और वो माइलिन बनाते हैं। वलीद तुम नहीं पढ़ते हो? वलीद के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लिख लो भाई। जी आगे कोई नाम लो जल्दी से। मैं खोलूं पार्टिसिपेंट्स? फिर ऐसे करते हैं, मैं CRGR को कह रहा हूँ लेकिन ये बता नहीं। हेलो फखर सुल्तान सर, आप खुद ले लें। मैं आज कर लिया, अब मैं करूंगा। बदर अफजल आ जाओ मैदान में। यस सर। जी बदर, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स बताओ कौन कौन से हैं? पता सर। बदर एब्सेंट है जी, लिख दो नाम उसका। सर मैं कल आया ही नहीं था। तो मैंने तो आज बताया ये सही, मैंने तो आज बताया ये बात नहीं है, ये तो भी हमने बात की है। बस याद नहीं है। इरम शफीक, यस सर। इरम शफीक आ गई है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स के नाम बताओ। सर याद नहीं है, भूल गए। बेटा आपकी मेमोरी है कि क्या है, कूड़ा है? थोड़ी याद होती है। अभी बताया मैंने, अभी पहले बोले नाम। सर मैं बताऊं? नहीं तो उसकी बारी है। इरम शफीक बताएगी वरना उसकी एब्सेंट लग जाएगी आज। बताओ सर कल बताऊं? नहीं कल नहीं बताऊंगा, ऐसा कोई नाम नहीं है जो तुमने याद करके आना है, आज ही बताओ। और कल वैसे भी आपके एनेटमी वालों ने आपके साथ है आपका पूरा दिन। सर दिन से निकल गया। ठीक है जी, लिखो इसका नाम। जागे फातिमा बाबर। सो रही है फातिमा बाबर। सर रोजेस हैं तो वो भूल रहा है। भूल रहा है? भूल गया?
क्या कह रहे हो? देखो रोजे से मैं भी हूँ और पूरे 1 घंटे से मैं ही बोल रहा हूँ। आप लोगों ने तो ब्रेकों में बोला है। थोड़ा हिम्मत करो यार, हौसला करो, पैशन होना चाहिए। फिजियोलॉजी के लिए पैशन क्यों नहीं है आप लोगों के अंदर? सर वो आपने बिल्कुल अभी भी पढ़ाया है ना, और ये रट्टे वाली चीजें हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं, इसलिए किसी को भी याद नहीं हुई। रट्टे वाली चीजें है ना, रट्टे वाली कल सुनते हैं। क्या कल सुनते हैं? कौन है ये? इरम शफीक है? इरम शफीक हो? अब बोलेंगे नहीं। उतनी जल्दी थोड़ी याद होते हैं। अच्छा चलो जी, इतनी जल्दी नहीं याद होता तो चलो हम नया काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, परेशान वाली बात। हाँ कामरान को हाजिर सर मैं बताऊं? जी कौन है ये? अरमीन इश्तियाक। क्या नाम है? अरमीन इश्तियाक। अरमीन इश्तियाक, मुझे बताएं डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर के नाम बताओ। एक था आपने बताया, एक MS स्टैंड्स फॉर महेंद्र सिंह धोनी, है ना? नो सर। क्या था MS? तो ये था सर मैं बताऊं? सर मुझे उसके नाम आते थे, मैं ब्रेन स्टेबलाइजर्स के। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, न्यूरोपैथी में डायबिटीज मेलिटस। चलो ठीक है, मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई सबको। जी CR प्लीज आप कन्वे कर दें ऑन द बिहाफ ऑफ क्लास। लेक्चर सही था, समझ आ गई है सबको? यस सर, आ गई है। चलो थैंक यू वेरी मच। स्लाइड्स दोबारा भेज दें। उसमें बेटा सिर्फ 2 स्लाइडें हैं, उनको पिक्चर खींच लो। मैं दोबारा क्या भेजूं? उसको ओवरलैप हो जाएगी चीज। सर आप भेजें क्योंकि ज्यादा सारी चीजें आप भेजें। मैं फिर मुझे टाइम दे दो, मैं और चीजें ऐड करके भेजूंगा। फिर मुझे टाइम दे दें। इसकी मैं पिक्चर खींच के भेज देता हूँ, ठीक है? सारी वो कंपाउंड वगैरह सारी। और GR आप बुक पढ़ो, अच्छी बात है, बुक भी पढ़ो और दूसरी चीजें चैनल पढ़ो। किसका? टेटनी बता दें दोबारा। टेटनी में आपको कैल्शियम, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर टेट्रोडोटॉक्सिन। पोटेशियम चैनल में था टेट्राइथाइलअमोनियम, टेट्राइथाइलअमोनियम ये पोटेशियम है, ठीक है? और सोडियम में आपका आता है टेट्रोडोटॉक्सिन्स। टेट्रोडोटॉक्सिन याद रखोगे, वो जो पफर फिशेस हैं, वो जो जमनी खाते हैं, और उनकी डिश का नाम है फुगू। और फुगू अगर आप खा लो आप फारिग। कोई जापान गया है? कोई है स्टूडेंट हमारा जापान विजिट किया हो? एनीवन? एनी स्टूडेंट जिसने जापान विजिट किया हो या जापान में था वो? कोई नहीं है? चलें ठीक है बेटा, थैंक यू। चाइना का विजिट किया। चाइना में कौन है? चाइना कौन गया था? क्या नाम है बेटा आपका? सर मीरब खान। मीरब चाइना गई थी तो वहां कोई ऐसी डिशेस देखी थी तुमने पफर फिशेस वाली? सर फुगू जो डिश होना, इसके अंदर मतलब कि उसको कुक नहीं करते हैं, उसकी ना मतलब सारी चीजें निकाल देते हैं अंदर से, उसका जो सारा गंद होता है। उसके बाद इसकी ना ये इसलिए मशहूर है कि इसकी फाइन और बहुत थिन स्लाइसेस करते हैं और वो एक सैलेड होता है, उसके बाद सर्व करते हैं, मतलब कच्चा ही होता है। मैं कह रहा हूँ कि इसकी बड़ी वहां पे वैल्यू है और वहां पर बड़ा ये डेलिकेट है कि साथ इसका वो टॉक्सिन्स भी हैं, तो वो बड़े स्पेशल शेफ्स हैं जो कि टॉक्सिन मूव करते हैं क्योंकि वो बड़ी मशहूर है वहां पर। जिस तरह हम लोग यहाँ पर, तुम चाइना गए हो? मैंने कभी नहीं देखी। यस सर। तुम चाइना गए हो? वहां नहीं देखी? बताओ भाई। नहीं सर। ये जो लड़की क्या नाम थी, क्या कह रही फुगू डिश वहां पे इसने देखी है? कौन से इलाके में देखी तुमने? सर उरमची में। उरमची, ये उरमची वहां पे है, वो उसके साथ ही कैपिटल है उड़ी बाबा के साथ एक उड़मची है चैनल, वहां पर ये होते हैं फुगू डिश। बीजिंग वगैरह में तो नहीं थी सर। चलो ठीक है बेटा। आप गए चाइना में सर? नहीं मैं चाइना नहीं गया भाई, मैं लाहौर का बंदा हूँ, मैं लाहौर ही रहता हूँ, मैं नहीं गया चाइना, ठीक है?
ओके सर, फिर पिक्चर्स भेज दीजिएगा जल्दी प्लीज। जी जी, मैं आपको अभी ये अपने लैपटॉप से ही पिक्चर्स खींच के लाइव एक्सक्लूसिव आपके भी ग्रुप में डाल देता हूँ। एक ही पिक्चर है वो जो उसकी है सिर्फ, और सर वो कंपाउंड वगैरह वो है पिछले वाली में? कंपाउंड वाली भी डाल देता हूँ, और ये जो है एक मैं जो भी चेंजेस किए ना मैं वो डाल देता हूँ पिक्चर्स, अभी दे देता हूँ आपको। ठीक है ओके चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें सब।